हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से निहारिका क्लासेज की इस यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास में मैंने एक विषय रखा कि राष्ट्रगान जो है वो सिनेमा हॉल में, थिएटर्स में बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए। उस संबंध में आपके जो भी तर्क हैं वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे रख सकते हैं। यही बात मैंने अंतिम बोली थी। और मेरा चाहे कोई भी, देखो मेरा वो एक सुझाव है, मेरा एक मत है, मेरे एक विचार हैं, ठीक है। अगर वो कानून के सुसंगत नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कानून से खुद को ऊपर मानता हूँ या मैं कानून में भरोसा नहीं करता हूँ। मैं पूरी तरीके से कानून और कानून व्यवस्था में, संविधान और संविधान के असूलों में विश्वास करता हूँ। इसीलिए मैं संविधान पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए मैं इस राजनीति विज्ञान का टीचर हूँ, ठीक है। मैं पूरी तरीके से राजनीति विज्ञान और भारत के संविधान और कानून में आस्था रखता हूँ। फिर भी मेरा एक मत था कि राष्ट्रगान थिएटर्स में बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए। उस पर मैंने अपने तर्क दिए। आप उन तर्कों के संबंध में वापस मुझे काउंटर लॉजिक दे सकते हैं और बता सकते हैं कि भाई आप सर यहाँ पर गलत हो, हम आपसे यहाँ पर जो है वैचारिक मेल नहीं खाते हैं, और आप अपने तर्क जरूर दीजिए ताकि अगर मैं गलत हूँ तो मैं अपने तर्कों में सुधार कर सकूँगा, ठीक है। अब तक साथियों हमने 5 मूल अधिकार पढ़ लिए। 7 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मूल संविधान में 7 था, एक को हटा दिया गया, बाकी बचे 6 में से 5 पढ़ लिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंतिम मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे साथियों वो पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब साथियों इसका जो प्रावधान है संविधान के भाग 3 के सभी को पता होना चाहिए। अनुच्छेद 32 में किया गया है। कहाँ पर किया गया? आर्टिकल 32 में, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ भी बोलते हैं, रेमेडीज, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है, चाहे वो व्यक्ति कर रहा हो चाहे राज्य कर रहा हो, ठीक है, मूलतः राज्य के विरुद्ध हैं, तो आप संवैधानिक रूप से उनका उपचार कर सकते हैं। यानी आप सुप्रीम कोर्ट में जाके इनके खिलाफ अपनी बात रख सकते हैं कि हमारे मूल अधिकार का हनन हो रहा है और आप हमारे मूल अधिकारों का संरक्षण कीजिए, रक्षा कीजिए, ठीक है। अब अनुच्छेद 32 के संबंध में साथियों मैं एक व्यक्ति विशेष को याद करना चाहूँगा, और वो व्यक्ति विशेष हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कौन है? B.R. अम्बेडकर। इनका जो कोट है अम्बेडकर, अगर स्पेलिंग में कुछ एरर हो तो आप सही कर देना। B.R. अम्बेडकर ने कहा कि जो ये अनुच्छेद 32 है ना, ये क्या है? हमारे संविधान की आत्मा है। क्या कहा इन्होंने? कि अनुच्छेद 32 हमारे संविधान की आत्मा है। किसने कहा? तो याद रख लेना, B.R. अम्बेडकर ने कहा। क्या कहा? कि ये जो अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हमारे संविधान की आत्मा है। हमारे संविधान की आत्मा नहीं, हमारे संविधान का हृदय भी है। तो ये कोट आप विशेष तौर से ध्यान रखना। आपसे पूछा जाएगा कि हमारे संविधान की आत्मा या हृदय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किसे बताया, तो आपको बताना है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, अनुच्छेद 32 को, ठीक है। अब अनुच्छेद जो 32 है साथियों, इसका एक आगे लिख देता हूँ मैं नेक्स्ट स्लाइड में। अनुच्छेद 32 हमारे मूल अधिकारों का किस प्रकार से संरक्षण करता है, इसके संबंध में हम अनुच्छेद 32 के क्लोज 2 में कुछ प्रावधान हैं, उन प्रावधानों को पढ़ेंगे। एक्चुअल में अनुच्छेद 32 के उपखंड 2 में मूल अधिकारिता का कॉन्सेप्ट है, रिट का या रिट अधिकारिता का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ये रिट अधिकारिता होती क्या है? तो अनुच्छेद 32 के क्लोज 2 में 5 प्रकार की रिट हैं, 5 प्रकार की रिट का प्रावधान है। इंग्लिश में इसको लिखते हैं WRIT, ठीक है। 5 प्रकार की रिट का प्रावधान अनुच्छेद 32 के क्लोज 2 में है। अब ये कौन कौन सी हैं, तो एक एक करके मैं इनको आपके सामने रखना चाहूँगा, ठीक है। सबसे पहले जो आती है, सबसे ज़्यादा फेमस भी है, सबसे ज़्यादा पूछी भी गई है, ठीक है।
तो जो सबसे ज़्यादा बार पूछी जाती है ना उसको आपको सबसे ज़्यादा बार पढ़ लेना चाहिए, और जो नहीं पूछी जाती है उसको इससे ज़्यादा बार पढ़ लेना चाहिए, ताकि पूछ भी ली जाए तो आपसे गलत ना हो। वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब कोई इंग्लिश मीडियम वाला भी देख रहा हो तो सर ये क्या होता है, तो भाई तो इंग्लिश में समझ ले। इंग्लिश में इसको लिखा जाता है हेबियस कॉर्पस। क्या लिखा जाता है? हेबियस कॉर्पस। नहीं आया समझ? कोई बात नहीं। हेबियस कॉर्पस, कॉर्पस, ठीक है। हेबियस कॉर्पस का क्या मतलब है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का। इसको साथियों आप इंग्लिश में समझिए। इंग्लिश में ये लिखा गया है कि इसका मीनिंग हेबियस कॉर्पस का टू हैव ए बॉडी, टू हैव ए बॉडी, टू हैव ए बॉडी, यानी यह हेबियस कॉर्पस कहता है कि से शरीर पेश किया जाए, से शरीर उपस्थित या पेश किया जाए। अब सर ये सारी बातें आप किसके संदर्भ में लिखा रहे हो? रेफरेंस तो बताओ, ये सब लिखवाते रहे हो, अर्थ भी बता रहे हो, इनका क्या मीनिंग है अभी बताते हैं। देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण कहता क्या है? एक शब्द आपके सामने आया है बंदी। अगर किसी व्यक्ति को राज्य के किसी लोक अधिकारी द्वारा, सेना द्वारा, पुलिस द्वारा, या फिर किसी निजी व्यक्ति यानी प्राइवेट व्यक्ति हो या सरकारी व्यक्ति हो, है ना, लोक अधिकारी हो या निजी व्यक्ति हो, कोई भी किसी भी व्यक्ति को अगर बंदी बना लेता है, कोई भी किसी व्यक्ति को अगर बंदी बना लेता है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि आपको 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। क्या करना होगा? जिस भी व्यक्ति को आपने बंदी बनाया है, न्यायालय 24 घंटे के भीतर उस व्यक्ति को आपको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, प्रस्तुत करना होगा। ये कोई भी हो सकता है, निजी व्यक्ति भी हो सकता है, लोक अधिकारी भी हो सकता है। इस 24 घंटे के भीतर आपको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, और प्रस्तुत करने के बाद में जिस भी व्यक्ति ने बंदी बनाया है उसे ये साबित करना होगा कि ये जो बंदी करता है, बंदी किया हुआ व्यक्ति है, वह व्यक्ति विधि के अनुरूप हैं, मतलब विधि के अधीन ही रहकर इसे बंदी बनाया गया है। अगर ये साबित करने में लोक अधिकारी और निजी व्यक्ति विफल रहते हैं तो उस व्यक्ति को तुरंत ही, उस बंदी को तुरंत ही रिहा कर दिया जाएगा, तुरंत ही छोड़ दिया जाएगा। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर कोई भी व्यक्ति, जिसे लोक अधिकारी यानी सेना, पुलिस या कोई निजी व्यक्ति, कोई भी मान लो चलता फिरता व्यक्ति किसी को भी बंदी बना लेता है, तो 24 घंटे के भीतर उसे न्यायालय के समक्ष रखना होगा, और न्यायालय के सामने आते ही जिस व्यक्ति ने भी बंदी बनाया है उसे ये साबित करना होगा कि भाई इसको बंदी जो है लीगल रूप में बंदी बनाया गया है, ठीक है। अन्यथा अगर वह साबित करने में सफल नहीं है तो क्या होगा? उस बंदी व्यक्ति को तुरंत ही रिहा कर दिया जाएगा। तो कितना बड़ा अधिकार है। इस प्रकार से हमारे मूल अधिकारों को ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण ये सुरक्षा देता है। अब ऐसा कब कब होता है? मान लो कोई भी राजनीतिक गतिविधि या राजनीतिक लाभ के लिए किसी व्यक्ति को बंदी बना लेता है, या पुलिस जो है उसे अरेस्ट कर लेती है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना होगा और आपको विधि अनुरूप साबित करना होगा कि भाई ये इस कानून का उल्लंघन हुआ, ये काम इन्होंने अवैधानिक किया है, इसलिए हमने बंदी इसको बनाया। अगर आप साबित नहीं कर पाए तो कोर्ट उसे 24 घंटे मतलब तुरंत ही उसे रिहा कर देगी, ठीक है। 24 घंटे से जितने भी कार्रवाई का समय लगता है उसके बाद तुरंत इसमें रिहा कर दिया जाएगा, ठीक है। अब दूसरी जो रिट है साथियों, उसका नाम है परमादेश। परमादेश में संधि है, दीर्घ संधि, परम प्लस आदेश, और इसको लिखा जाता है लैटिन में मैंडमस। क्या लिखा जाता है? मैंडमस। अब सर इसका मतलब क्या है? परमादेश से आप अर्थ निकाल सकते हो परम आदेश, ठीक है, सुप्रीम कमांड। इसका जो मतलब है मैंडमस का वो ये है कि वी कमांड, ये क्या कहता है? वी कमांड, यानी हम आदेश देते हैं। और आदेश कौन देता है? जिसके पास आदेश देने की शक्ति हो। आदेश कौन देता है? जिसके पास आदेश देने की शक्ति हो। लेकिन ये आदेश दिया किसे जाएगा? साथियों, ये जो रिट अधिकारिता है
वो किसी लोक अधिकारी के, है ना, पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध जारी की जाती है। लोक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है। और क्यों की जाती है? देखो, कोई भी व्यक्ति अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा, कोई भी लोक अधिकारी पब्लिक सर्वेंट अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा, तो न्यायालय उसे आदेश देगा, यानी मैंडेमस जारी करेगा, परमादेश जारी करेगा। ये कहेगा कि वी कमांड, कहेगा नहीं एक्चुअल में, वो तो मैंडेमस या परमादेश जारी करेगा, लेकिन इसका मतलब है कि वी कमांड, हम आदेश देते हैं कि आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। किसको कहेगा? पब्लिक सर्वेंट को। तो यहाँ पर कीवर्ड क्या है? मैंडेमस में पब्लिक सर्वेंट। कोई भी पब्लिक सर्वेंट, लोक अधिकारी के विरुद्ध जो है मैंडेमस जारी किया जाता है। ठीक है। और क्यों किया जाता है जारी? तो इसका मैंने आपको बताया ही है कारण, कि अगर वो अपने कर्तव्य का पालन ना करें, प्रत्येक कर्तव्य का पालन करने के लिए कि आप जो अपना कार्य है वो करें। ठीक है। अगर कोई भी लोक अधिकारी अपना काम करने से मना कर देता है तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट उसे या हाई कोर्ट उसे आदेश देगा कि भाई साहब, पब्लिक सर्वेंट महोदय, आप जाइए और अपना काम करिए। क्यों करिए? क्योंकि वी कमांड, हम आदेश देते हैं, ये हमारा परम आदेश है। ठीक है। तो दूसरी रिट अधिकारिता हो गई परमादेश। ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं तीसरी रिट अधिकारिता। इसका नाम है साथियों प्रतिषेध। प्रतिषेध। प्रतिषेध को आप लिखिए प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या होता है? प्रोहिबिशन का मतलब, प्रतिषेध का मतलब, इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को रोकना, कोई भी काम करने से रोकना। लेकिन ये न्यायिक क्षेत्र के अर्थ में प्रयोग हुई है, तो ये साथियों जो है ना प्रतिषेध, ये किसी न्यायिक या फिर अर्ध न्यायिक निकाय के विरुद्ध जारी होती है। किसके विरुद्ध? किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक, यानी जो कुछ उसे कानूनी शक्तियाँ प्राप्त है और कुछ नहीं है। अर्ध न्यायिक निकाय के विरुद्ध। ठीक है। और ये क्यों जारी होगी? अगर वरिष्ठ न्यायालयों के लगता है कि कोई भी अधीनस्थ न्यायिक संस्था है वह अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर रही है, तो उस स्थिति में जारी किया जाता है क्या? प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। ठीक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा, अगर कोई भी अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करता है, अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध, अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अधिकारिता का अगर वो अतिक्रमण करता है, अतिक्रमण कर रहा हो, इसको ऐसे लिखिए कर रहा हो, क्योंकि इससे मिलती जुलती बात एक और मैं आगे लिखाऊंगा आपको। अगर कोई न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्यवाही कर रहा है तो वहाँ पर प्रतिषेध लगा देता है। कौन? उसका जो वरिष्ठ न्यायालय है। और वो वरिष्ठ न्यायालय ये कहता है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर मत जाइए, और वो मामला अपने अधीन ले लेता है। ठीक है। इससे मिलता जुलता एक शब्द है, यानी जो चौथी रिट है वो है साथियों उत्प्रेषण। कौन सी है? उत्प्रेषण। और इसको लिखा जाता है सर्टियोरेरी। सर्टियोरेरी, उत्प्रेषण या सर्टियोरेरी। अब इसका क्या मतलब है? ये भी साथियों किसी अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है। किसके विरुद्ध? अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध। अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध क्या जारी की जाती है? उत्प्रेषण रिट जो है वो अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है। किस स्थिति में? अगर ये अधीनस्थ न्यायालय अपनी अधिकारिता का उल्लंघन करता है। क्या करता है? अधिकारिता का उल्लंघन करता है।
अब देखो सर दोनों में फ़र्क क्या है? उल्लंघन करता है। इसमें प्रतिषेध में और ये जो अभी मैंने लिखा है उत्प्रेषण, ये दोनों ही अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है, उनकी अधिकारिता के संबंध में जारी की जाती है। लेकिन प्रतिषेध में ये होता है कि जब वो कार्रवाई कर रहा होता है, उसने अपनी जो है अपना डिसीजन नहीं दिया या फिर उसने अभी तक अधिकारिता का उल्लंघन नहीं किया, वो केवल कार्रवाई कर रहा है, कार्रवाई चल रही है, ठीक है। और ऐसे में वरिष्ठ न्यायालय को लगता है कि नहीं ये अपनी अधिकारिता के क्षेत्र से बाहर जा रहा है, तो वह क्या करता है कि उस पर प्रतिषेध लगाता है और वह विषय अपने अधीन ले लेता है। लेकिन ये कब जारी किया जाता है? जब अधीनस्थ न्यायालय कोई कार्रवाई कर दे, अपनी अधिकारिता का उल्लंघन ही कर दे, ठीक है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर चला जाए, तो ये उसके कार्रवाई करने के बाद में जारी की जाती है। इसे कहते हैं सर्टियोरेरी या फिर उत्प्रेषण। तो इस प्रकार से हमने 4 रिट अधिकारिताएं पढ़ ली है। अंतिम जो रिट अधिकारिता है साथियों, वह है क्वो वारंटो। क्या है? क्वो वारंटो, अधिकार प्रच्छा। इसको क्या बोलते हैं? अधिकार प्रच्छा या क्वो वारंटो। इसको इंग्लिश में भी लिखिए साथ में। कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि आपको हिंदी वर्ड जो है वो देखने को ना मिले। क्वो वारंटो, इसका जो अर्थ है वो ये है साथियों, इन्वर्टेड कोमा में लिखिए इस अर्थ को, कि क्या प्राधिकार है, क्या प्राधिकार है, यानी आपके पास क्या अथॉरिटी है कि आप किसी भी पद पर बैठे हैं। अब ये किसके विरुद्ध जारी की जाती है? ये ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जारी की जाती है जो किसी लोक पद, या इसे आप सार्वजनिक पद भी कह सकते हैं, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जारी होती है जो किसी लोक पद या सार्वजनिक पद पर अवैधानिक रूप से बैठा हो, इल्लीगली बैठा हो, गैर कानूनी रूप से बैठा हो। अगर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर या लोक पद पर अवैधानिक रूप से बैठा हो, तो वहाँ पर यह रिट लगती है और उससे पूछा जाता है कि आपके पास क्या प्राधिकार है कि आप इस पद पर बैठा है। तो वहाँ पर क्या होगा? ये रिट अधिकारिता लगेगी। अगर उसके पास अवैधानिक तरीके से वो बैठा है तो उससे ये पूछा जाएगा भाई क्यों बैठा, तो अधिकार बता अपना। अगर वो नहीं बता पाता क्योंकि है ही अवैधानिक तो नहीं बता पाएगा। जब नहीं बता पाएगा तो उसे उसके पद से तुरंत हटा दिया जाएगा। तो ये साथियों थी अनुच्छेद 32 की सभी रिट अधिकारिताएँ, जिनको हमने एक एक करके आराम से समझा है। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक आप किसी को भी कोई दिक्कत है। जैसे हमने पढ़ा कि 12-13 जो है वो अलग अनुच्छेद हैं, उसी प्रकार से आर्टिकल 32 के बाद में भी 2-3 अनुच्छेद हैं जिसके तहत ये पूरा का पूरा मूल अधिकार का जो भाग 3 है वो ख़त्म हो जाता है। उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमने देख लिया था। अब हम देख रहे हैं अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 क्या है साथियों? ये भी मूल अधिकारों के संबंध में भी है, पर यह कब काम करता है? तो इसका आपको ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे विषय होते हैं जहाँ पर मूल अधिकारों में कमी की जा सकती है या मूल अधिकारों का वहाँ पर लागू रहना जरूरी नहीं। जैसे सशस्त्र बल हो गए यानी आर्म्ड फोर्सेस हो गए, सेना और पुलिस। इसके अलावा इंटेलिजेंस एजेंसी वगैरह है ना, खुफिया एजेंसी। ये जितनी भी खुफिया एजेंसी हैं, एजेंसियों के संबंध में मूल अधिकारों को न्यून किया जा सकता है या फिर कम किया जा सकता है। अब इसका क्या मतलब है? न्यून किया जा सकता है। जैसे सेना है,
पुलिस है, ठीक है, इंटेलिजेंस एजेंसी आईबी हो गई, रो हो गई, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन सभी के संबंध में मूल अधिकारों को कम किया जा सकता है, न्यून किया जा सकता है। और ये शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति है साथियों संसद के पास, और संसद विधि द्वारा इनके संबंध में यानी सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों के संबंध में मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, कम कर सकती है। वहाँ पर जो है मूल अधिकारों का लागू होना ज़रूरी नहीं है। वहाँ पर कोई आर्मी वाला बंदा है, सेना या सेना का जो जवान है, वो ये नहीं कह सकता कि मेरे तो मूल अधिकार का आर्टिकल 21 का हनन हो रहा है, मेरे तो प्राण और देश स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, मैं तो गोली चलाने नहीं जाऊँगा बॉर्डर के ऊपर। तो वहाँ पर मूल अधिकार मायने नहीं रखते हैं, ठीक है। वहाँ पर तो संसद के पास ये शक्ति है कि उनके मूल अधिकारों को कम कर सकती है। ऐसा का ऐसा प्रावधान साथियों अनुच्छेद 34 में है, वो भी सेना से संबंधित है। जब मार्शल लॉ जारी हो, क्या हो? जब मार्शल लॉ अधिरोपित हो, मार्शल लॉ के समय, मार्शल लॉ के लागू होने पर, अगर किसी क्षेत्र पर मार्शल लॉ लगा हुआ है तो क्या होगा? अगर मार्शल लॉ है लागू होने पर, उस स्थिति में संसद जो है, संसद के पास ये शक्ति है कि वह उस क्षेत्र के सभी व्यक्तियों के मूल अधिकारों का अतिक्रमण कर सकती है। संसद के पास ये शक्ति होती है कि मार्शल लॉ जब लागू होगा तब मूल अधिकारों पर क्या है? प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये एक तरीके से मूल अधिकारों पर क्या लगाते हैं? दोनों ही प्रतिबंध लगाते हैं, पर दोनों के केस अलग अलग है। यहाँ पर जो सशस्त्र बल और खुफिया एजेंसी में जो लोग काम करते हैं उनके मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगता है। वहीं यहाँ पर जब आर्मी का जब रूल होता है, मार्शल लॉ होता है, ठीक है, सैन्य शासन होता है, तब मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। और ये प्रतिबंध संसद जो है, इसकी जो शक्ति है वो संसद के पास होती है। संसद विधि द्वारा ही प्रतिबंध लगा सकती है। दोनों ही केस में संसद जो है विधि द्वारा ही प्रतिबंध लगा सकती है। अंतिम जो अनुच्छेद है साथियों इस भाग का, वो है अनुच्छेद 35। क्या है सर ये अनुच्छेद 35? कुछ भी नहीं है, सामान्य सी बात है कि ये जितने भी अपन ने मूल अधिकार पढ़े, इनमें से कुछ विशेष मूल अधिकार होते हैं, जैसे कि 16(3). अब ये 16(3) आपको पता लगाना है, जैसे कि 32(3), ठीक है, 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसका उपखंड 3 आपको पता होना चाहिए, जैसे कि अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34। इन सभी के संबंध में कुछ भी परिवर्तन करना हो तो वो परिवर्तन की जो शक्ति है, परिवर्तन की जो शक्ति है वो किसके पास है? वो शक्ति है संसद के पास, और संसद ये काम विधि द्वारा ही कर सकती है। संसद जो है ये काम विधि द्वारा ही कर सकती है। तो ये परिवर्तन की शक्ति मूल अधिकारों में, इन मूल अधिकारों विशेष तौर पर इनमें अगर कोई परिवर्तन करना है तो इसका प्रावधान, इसकी जो शक्ति है वह किसे प्राप्त हुई है? संसद को प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से साथियों हम मूल अधिकारों को आई थिंक कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी अगली क्लास में हम पढ़ेंगे DPSP। क्या पढ़ेंगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसकी मैं 2 क्लास लूँगा, ठीक है, और मैं 1 क्लास रखूँगा साथियों मूल कर्तव्य की, फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं उनकी 1 क्लास रखूँगा। और इस प्रकार से अगले 3 क्लास में मूल अधिकार से ख़त्म हो जाएंगे। फिर थोड़ा बहुत कोई क्वेश्चन बचेगा केंद्र राज्य संबंध का, फिर न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, ये तीनों, कार्यपालिका व्यवस्थापिका एक ही होती है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के संबंध में हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। केंद्र राज्य संबंध का थोड़ा सा हिस्सा देखेंगे जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, इतने केंद्र राज्य संबंध पूछे भी नहीं जाते हैं। फिर हम आयोग वगैरह, आपातकालीन उपबंध है और भी मुख्य जितने भी संविधान संशोधन हैं और सभी अनुच्छेदों को कोशिश करेंगे एक साथ में रिवाइज कर लें। तो इस प्रकार से कुछ क्लासें आगे चलेगी। और जो मेरा उद्देश्य था कि इस कंप्लीट क्रैश कोर्स को करवाया जाए पॉलिटी को, वो भी मुझे लगता है कि पूर्ण हो जाएगा। तो आप क्लासेज रेगुलर देते रहें, आप रेगुलर क्लासेज देखते रहेंगे तो मैं रेगुलर आपके से मिलता जुलता रहूँगा, ठीक है। और मेरी अंतिम रिक्वेस्ट यही है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। पहला काम तो आपको ये करना है। दूसरा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कुछ मैंने गलत बताया है या कुछ सुधार की गुंजाइश है या फिर कुछ आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे समझ नहीं आया, तो आप वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो आज की क्लास में मैं आपसे फिर से विदा लेता हूँ। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।